गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका राइस स्मार्ट हिंदी पे। संडे का दिन है, सुबह के 8 बज चुके हैं और आज के दिन आपको पता है कि हम डिस्कस करते हैं पूरे सप्ताह के इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स। सो याद रखिएगा, आज के दिन हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर। तो उससे पहले एक पॉइंट याद रखिए, मंडे टू सैटरडे का जो टाइम होता है सुबह का, उसमें हम डिटेल में चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर की क्लासेस हमारी जो होती है वो मंडे टू सैटरडे के बीच में। याद रखिएगा, सुबह के 8 बजे 8 से 9 हमारी आपके अपने राइस स्मार्ट हिंदी पे क्लासेस होती है। सो मिस नहीं करना है डेली करंट अफेयर क्लास। और संडे के दिन हमारे पूरे सप्ताह के अंदर जितनी भी करंट इवेंट हैं जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उन पे एक कंप्लीट सेशन हम रखते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक ब्रीफ सेशन होता है जिसमें हम केवल रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पूरे सप्ताह के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर की पहली न्यूज के साथ में। तो पहली न्यूज क्या है कि एम परमाशिवम कौन है? एम परमाशिवम जो है पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक बनाए गए हैं। ठीक है, समझना ये है कि पीएम परमाशिवम जो है पंजाब नेशनल बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। याद रखिएगा, ये एग्रीकल्चर क्षेत्र से ग्रेजुएट हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर क्षेत्र से ग्रेजुएट हैं। उसके अलावा इन्होंने कई सारे सेक्टर्स में अपना योगदान दिया है, अपनी सेवाएं दी हैं। याद रखना है कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में कैनरा बैंक में 1990 में की थी। उसके बाद 32 साल तक अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और हाल ही में इन्हें बेसिकली न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक का। अगली न्यूज, आपको पता है कि भारत ने G20 की जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है, वो ग्रहण कर ली है। 1 दिसंबर को प्रेसिडेंसी जो है ग्रहण कर ली गई है। याद रखिएगा, 2023 के अंदर G20 की जो समिट होने वाली है वो भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर होगी। यहाँ पे कहा गया कि जब भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी एज्यूम की तो भारत के प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि इस बार की ये जो G20 की प्रेसिडेंसी हमने ग्रहण की है, इसका एजेंडा जो होगा वो होगा इंक्लूसिव, एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। एजेंडा हमारा जो रहेगा वो होगा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख हमारा एजेंडा रहने वाला है कि हम G20 के अंदर किस प्रकार से काम करने वाले हैं। याद रखना है कि भारत जो है G20 का अध्यक्ष बन गया है। याद रखिए, सितंबर 2023 के अंदर इसकी समिट भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर होने वाली है। तो याद रखना है कि नई दिल्ली में 2023 के अंदर समिट होगा भारत में। तो भारत जो है अगले साल में लगभग 200 के आसपास जो बैठकें हैं, जो मीटिंग्स हैं, वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आपको पता है कि भारत के अंदर उदयपुर में पहली जो G20 की शेरपा मीटिंग है उसका आयोजन कहां होगा? उदयपुर के अंदर होगा। तो लगभग आने वाले साल के अंदर 200 के आसपास मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज की जाएंगी। अगली न्यूज पे आते हैं। भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज ये है कि भारत का जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो कम हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2014 से 16 के बीच में यह 130 पर लाख था। ठीक है, 130 पर लाख था और 2018 से 20 के बीच की अगर हम बात करें, यह कम होके कितना हो गया है? 97 यह हो गया है। तो याद रखना है कि MMR जो है भारत के अंदर बेसिकली कम करने का भारत सरकार का लक्ष्य था कि इसको हमें 100 से नीचे लेके आना है। ये 100 से नीचे आ गया है, 97 पर लाख लाइव बर्थ। तो याद रखना है कि MMR हम कैसे, किसको कहते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है? एक निश्चित समय के अंदर 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर जो मृत्यु है उस प्रकार उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो उसको हम कहते हैं। और भारत के अंदर MMR कितना हो गया है? 18 से 20 के बीच में 97 है और भारत का टारगेट है कि 2030 तक हमें इसको कम करके कितना लेके आना है? इसे हमें 70 लेके आना है। ठीक है, भारत की जो हेल्थ सुविधाएं हैं, जो भारत सरकार प्रयास
कर रही थी कि भारत की महिलाओं के अंदर जो ये MMR का रेशियो है इसको हमें कम करके लेके आना है। सो कई सारी स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार कई प्रकार के इंसेंटिव्स महिलाओं को देती है। पोस्ट डिलीवरी किस प्रकार से महिलाओं को रख रखाव करना है अपने स्वास्थ्य का, इसकी संपूर्ण जानकारी के साथ साथ सुविधाएं भी भारत सरकार दे रही है। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम यहाँ पे महिलाओं की जो हेल्थ है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। पोषण अभियान भी भारत के अंदर लॉन्च किया गया, न्यूट्रिशन के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। पोषण माह सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो भारत के अंदर महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई सारी स्कीम जो है भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। भारत की सरकार की जो नीतियां हैं वो सही दिशा में है, ये हमें कहां से पता चलता है? जो भारत सरकार ने टारगेट रखा था वो टारगेट भारत सरकार के द्वारा अचीव कर लिया गया है। रास्ता भी लंबा है भारत सरकार के द्वारा, अभी और भी ये जो 97 है इसको और कम करके 0 लेके आना भी भारत सरकार का एक एम होगा। सो देखते हैं कि कब तक ये लक्ष्य पूरा होगा। अभी के समय पे 2030 तक भारत सरकार चाहती है कि ये जो 97 का आंकड़ा है ये 70 तक पहुंच जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है? इंडिया ने 100 मिलियन जो है क्रेडिट दिया है किसको? मालदीव्स को। बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए भारत ने 100 मिलियन का क्रेडिट दिया है मालदीव को। तो सीधा सीधा अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि यहाँ पे वित्तीय संकट से उबरने के लिए भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, तो याद रखिएगा मालदीव्स को यह ऋण दिया गया है। ठीक है, सो अगली न्यूज पे आगे बढ़ते हैं। सो हमारे जो अभी 2023 के अंदर रिपब्लिक डे होगा उसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? चीफ गेस्ट होंगे, याद रखिएगा, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, सो याद रखना है अब्दुल फतेह अल सीसी जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, जो भारत के रिपब्लिक डे के अंदर बेसिकली चीफ गेस्ट की भूमिका निभाएंगे। इस बार के जो हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होने वाले हैं, याद रखना है इजिप्ट के प्रेसिडेंट होंगे। सो भारत और इजिप्ट जो है अपने संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं। सो याद रखना है भारत अपनी आजादी के भी 75 वर्ष मना रहा है और साथ में भारत और इजिप्ट के जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनके भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में भारत के रिपब्लिक डे की अगर हम बात करें 26 जनवरी 2023 को भारत के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होंगे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे। अगली न्यूज है, यहाँ पे अगली न्यूज है, भारत ने अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष और SBM बेसिकली हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड SMB यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी यहाँ पे बेसिकली भारत बन गया है। ठीक है, SMB का चेयरमैन और ये बेसिकली IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंसीशिप जो है भारत ने ग्रहण कर ली। इससे होगा क्या? इससे होगा यहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन प्रायोरिटी और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, सो अभी हमें याद क्या रखना है? IEC का वाइस चेयरमैन है भारत और SMB यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष है भारत। इतना सा पॉइंट यहां से समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने एक RTI पोर्टल लॉन्च किया है। RTI पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इससे फायदा क्या होगा? होगा यह है कि भारत के नागरिकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है? जानकारी प्रोवाइड करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है RTI पोर्टल। ठीक है, सो यहाँ पे एक ऑनलाइन RTI पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया भारत के लोगों के लिए। ठीक है, सो आसियान समिट, आपको पता है कि नवंबर माह के अंदर आसियान समिट हुई है। याद रखना है कि 9वीं आसियान समिट का आयोजन कहां पे हुआ? कंबोडिया के अंदर हुआ है। कंबोडिया की मीटिंग के अंदर कहा गया, भारत ने क्या कहा है? भारत ने कहा है यहाँ पे कि जब ये रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही थी, भारत ने कहा कि सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए विवादों के शांतिपूर्ण, ठीक है, सो याद रखना है कि पीसफुल, हमें कोई भी इशू अगर है तो पीसफुल उसका सोल्यूशन निकालना है, ऐसा भारत के द्वारा यहाँ पे आह्वान किया गया इस मीटिंग के अंदर। तो याद रखना है कि आसियान की मीटिंग इस बार कहां हुई है? कंबोडिया के अंदर हुई है, जहां पे भारत यहाँ पे
पे डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग प्लस थी। बेसिकली याद रखना है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पे कहा गया था कि कोई भी विवाद अगर होता है तो उसका हमें पीसफुल सोल्यूशन करना चाहिए। उसके अलावा हमें राष्ट्रों की इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो हमारी न्यूज है वो है कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, सो याद रखना है कि मरीन वाटर क्वालिटी सिस्टम और इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग व्हीकल जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया। इससे होगा क्या, इससे बेसिकली प्रॉपर वे से मरीन वाटर और उसकी एयर क्वालिटी को, जो पोर्ट के आसपास का एरिया रहेगा, उसकी यहाँ पे प्रॉपर वे से मॉनिटरिंग की जा सकती है। याद रखना है कि कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। प्रॉपर वे से यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी, सुपरविजन किया जाएगा। सो रेगुलेटिंग द एनवायरमेंटल क्वालिटी विद इन द पोर्ट एरिया। ठीक है, सो पोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पे प्रॉपर वे से रेगुलेट की जाएगी एनवायरमेंट क्वालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे एक मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा के अंदर किया गया है। सो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने एक फिल्म बाजार, ठीक है, सो फिल्म बाजार जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बाजार जो है साउथ एशिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट रहेगा। ठीक है, नाम याद रखना है, फिल्म बाजार है इसका नाम, और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट होगा जिसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा। और याद रखना है कि 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इस बार किया गया है और ये एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। तो याद रखना है कि बेसिकली भारत चाहता है कि यहाँ पे साउथ एशिया और जो जितने भी इंटरनेशनल फिल्म कम्युनिटीज हैं उनके बीच में बेटर तरीके से तालमेल किया जा सके, उनको क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सके, साथ में क्रिएटिविटी के साथ में फाइनेंशियल कोलैबोरेशन के साथ भारत के अंदर फिल्म बाजार साउथ एशिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ठीक है, और याद रखना है 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के अंदर 2022 में आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट था, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने इसको अप्रूवल भी दे दिया और 29 दिसंबर से यह लागू भी हो जाएगा। 100% जो बेसिकली टैरिफ लाइंस हैं उनको एलिमिनेट यहां पे किया जाएगा। ठीक है, इतना सा पॉइंट समझना है। उसके अलावा इस एग्रीमेंट के लागू होते ही भारत के व्यापार में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में वृद्धि होगी। आने वाले 5 सालों में यहां पे कायस लगाए जा रहे हैं कि 45 से 50 बिलियन जो है हमारा ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे हमारा व्यापार बढ़ने की उम्मीद है आने वाले 5 सालों में। उसके अलावा भारत के अंदर जो योगा टीचर्स हैं, जो शेफ्स हैं, उनको भी इससे फायदा होगा। सो याद रखना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसको अप्रूवल मिला है। 29 दिसंबर से यह लागू भी हो जाएगा। ठीक है, सो याद रखना है कि यहाँ पे टेक्सटाइल, फर्नीचर, लेदर, मशीनरी एंड ज्वेलरी सेक्टर को इससे बेहद फायदा होने वाला है। ठीक है, सो ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा किसका, ऑस्ट्रेलियन मार्केट का। लगभग 6000 बोर्ड सेक्टर जो इंडिया के हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। 100% ड्यूटी के एलिमिनेशन की बात कही गई है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट में, जो 29 दिसंबर से लागू होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग जो है यह लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, सो याद रखना है यह एक तकनीकी शाखा के रूप में काम करेगा जो हमारे पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह है, जो डीजी शिप्स है, ग्रीन शिपिंग क्षेत्र है, वहां पे प्रॉपर वे से नीति, अनुसंधान, सहयोग और अन्य संसाधन पर आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के साथ। सो याद रखिएगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चेयर के रूप में, यानी कि अध्यक्ष कौन बन गए हैं, भारत बन गया है। ठीक है, सो याद रखना है
ग्लोबल पार्टनरशिप किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन बना है, भारत बना है। सो भारत ने इसको ज्वाइन किया था एज अ फाउंडिंग मेंबर। तो अभी हमें याद क्या रखना है, बेसिकली यहाँ पे भारत जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बन चुके हैं 2022-23 के लिए। इतना सा पॉइंट समझना है। उसके अलावा जो है ये अपने आप में एक पहला इनिशिएटिव है जो यहाँ पे जितने भी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे उनका हम बेहतर तरीके से समाधान कर सकते हैं, इस क्षेत्र में इनोवेशन ला सकते हैं, हम यहां पे मेंबर कंट्रीज के सहयोग से कैसे इसके अंदर फर्दर इनोवेशन ला सकते हैं। याद रखना है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्यक्ष कौन है 2022-23 के लिए, भारत यहां पे अध्यक्ष होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं अरुण गोयल जी, इनका हाल ही में इनको बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है कि ये काफी विवादों में है, चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इतनी फास्ट कैसे होगी, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कैसे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर दी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो चर्चा में है। सो हमें याद रखना है कि भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यहाँ पे बेसिकली अरुण गोयल जो है नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। सो इनका जो कार्यकाल है उसके हिसाब से यहां कायस लगाई जा सकती है कि अरुण गोयल जो है भारत के आने वाले समय में राजीव कुमार जी के बाद में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं। सो अभी के समय पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार है। सो याद रखिएगा कि ये 2025 तक यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। ठीक है, सो याद रखना है अरुण गोयल जो है इलेक्शन कमिश्नर है जिनकी अपॉइंटमेंट काफी ज्यादा विवादों में रही है। उसके अलावा एक्सेल अवार्ड जो है भारत ने जीते हैं। यहाँ पे एक्सेल अवार्ड, इंडिया विंस एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग। ठीक है, सो भारत ने जो है फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र के अंदर यहाँ पे एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि आधुनिक गर्भ निरोधक विधियों की बढ़ती हुई पहुंच अपनाने और परिवार नियोजन के लिए अपूर्ण आवश्यकताओं को कम करने में भारत की उपलब्धियों को मान्यता और सराहना के वजह से यहां पे इन्हें ये एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। याद रखिए टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा फिर से G20 की अध्यक्षता भारत ने 1 दिसंबर को ग्रहण की। ऑफिशियली यहाँ पे 1 दिसंबर से भारत अध्यक्ष बन गया है G20 का। तो सेम डे पे भारत ने जिस दिन अध्यक्षता ग्रहण की उस दिन क्या किया था, भारत के जो 100 मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, भारत के जो 100 मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रोशनी से जगमग किया गया है। ये न्यूज है हमारी। 100 मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया टू बी इल्यूमिनेटेड ऑन डे ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20। तो यहाँ पे लगभग हमारे जो 100 स्मारक है उन पे उनको रोशनी से जगमग किया गया है। उसके अलावा याद रखिएगा भारत का जो थीम रहेगा, ठीक है, इस बार का जो थीम रहने वाला है वो है वसुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये हमारा क्या है, प्रॉपर लोगो है। यहाँ पे याद रखिएगा कि पृथ्वी और कमल, ठीक है, सो पृथ्वी और कमल का इस्तेमाल किया गया है। पृथ्वी यहाँ पे कमल के ऊपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा G20 का भारत जो है अध्यक्ष बन गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो कलर आप देख रहे हैं, कलर जो है भारत के जो नेशनल फ्लैग है उससे सैफरन कलर, सफेद कलर, ग्रीन कलर और नीला कलर, ब्लू कलर यहाँ पे लिया गया है। सो कलर कॉम्बिनेशन भी भारत के फ्लैग से लिया गया है। सो भारत के कल्चर से, भारत की अपनी विशेषताओं से ही इस लोगो को डिजाइन किया गया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोगों के बारे में और ज्यादा चर्चा करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगो है हमारा। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि 32 अलग अलग सेक्टरों की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है आने वाले 1 साल के अंदर। जब तक हम अध्यक्ष रहेंगे 200 के आसपास मीटिंग होने वाली है आने वाले 1 साल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम जो है थीम रहेगा। उसके अलावा आप कह सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर जो है थीम रहेगा हमारा G20 का। उसके अलावा आप यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं, इसमें अर्थ विद लोटस, यहाँ पे अर्थ विद लोटस जो है दिखाया गया है। ठीक है, सो याद रखना है भारत का नेशनल फ्लावर है जो दिखाता है ग्रोथ और चैलेंजेस को। ये जो कमल का फूल है ये क्या दिखाता है, ये ग्रोथ और चैलेंजेस को दिखाता है। और साथ में यहाँ पे भारत जो है
है जो जीवन है, जीवन को किस प्रकार से अर्थ के साथ में, अर्थ की ग्रोथ के साथ साथ जो है हमारे जीवन की ग्रोथ भी हो रही है, यहाँ पे बेसिकली शो करता है। तो कई सारी चीजें हमारे इस लोगों के द्वारा दर्शाई गई हैं। हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, आने वाले 1 साल के अंदर भारत सरकार किस प्रकार एक्शन लेगी, कैसे एक्शन लेने वाली है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमारे इस लोगों के द्वारा दर्शाई गई है। सो भारत सरकार ने लोगो जारी किया है, थीम बताया है, वेबसाइट जारी की है और भारत जो है ऑफिशियली G20 का अध्यक्ष भी यहाँ पे बन गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, सो याद रखना है नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, सो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है, यहाँ पे उद्देश्य समझना है कि किस प्रकार से कार्बन जो कार्बन एमिशन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो वेरियस अदर सेक्टर्स के जितने पावर सेक्टर के अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो परामर्श दिए गए हैं, जो इनपुट दिए गए हैं, उनके आधार पे ये प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है इस रिपोर्ट के अंदर तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत जो है पूरी दुनिया में यूएस और चाइना के साथ साथ भारत जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है। तो भारत सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे कार्बन को ये जो एमिशन बढ़ रहा है इसको कम किया जा सके। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यहां से अगली न्यूज। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है प्रीति सुडान। प्रीति सुडान ने बेसिकली जो है बेसिकली इन्होंने शपथ ग्रहण की है किस यूपीएससी के सेक्रेटरी, जो यूपीएससी का ये मेंबर बनी है, मेंबर की इन्होंने शपथ ग्रहण की है। याद रखना है कि ये फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी थी, आज के समय पे यूपीएससी की ये मेंबर बनाई गई है जिसकी इन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण की। ठीक है, सो याद रखना है कि प्रीति सुडान ने हाल ही में यूपीएससी सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। ठीक है, सो आज के समय पे चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन जो है यहाँ पे डी मनोज सोनी जो है यहाँ पे चेयरपर्सन है यूपीएससी के। ठीक है, सो याद रखना है यूपीएससी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर मैं ये बात सही बोल रही हूं तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा किस आर्टिकल के तहत यूपीएससी का निर्माण हुआ है। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे याद रखना है कि प्रीति सुडान जो है 1983 की आंध्रा इनका कैडर था। तो यूपी बेसिकली ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है, 1983 बैच की कैडर इनका रहा है। आंध्र प्रदेश जिनको हाल ही में यूपीएससी के मेंबर के रूप में शपथ दिलवाई गई है। उसके अलावा भारत सरकार की कई जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उनमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है, इनका योगदान सराहनीय है। जैसे कि अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आयुष्मान भारत स्कीम, भारत सरकार की ये स्कीमें हैं जिनमें प्रीति सुडान का जो कंट्रीब्यूशन है बेहद सराहनीय है और हाल ही में इन्हें यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है। अगली न्यूज जो है वो खेल जगत से है। सो याद रखना है कि अभी जो है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, कतर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। याद रखना है कि फ्रेपार्ट, ठीक है, सो यहाँ पे फ्रांस की स्टेफनी फ्रेपार्ट जो है पहली महिला रेफरी है। सो याद रखना है हमें कि जर्मनी और कोस्टारिका का मैच हुआ था जहां पे इन्होंने पहले महिला रेफरी की भूमिका निभाई है। सो अल बयात स्टेडियम में ये मैच हुआ है और इसका आयोजन याद रखिए कतर के अंदर किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप कतर के अंदर चल रहा है जहां पे पहली महिला रेफरी कौन है, याद रखना है स्टेफनी फ्रेपार्ट जो है पहली महिला रेफरी है। और इनके साथ साथ यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में दो जो है असिस्टेंट रेफरी भी रही हैं। असिस्टेंट रेफरी है, नाम याद रखना है न्यूजा बैक जो ब्राजील की है और साथ में मैक्सिको की करेन मेडिना जो है बेसिकली असिस्टेंट रेफरी की भूमिका निभाई है। हमें याद रखना है पहली महिला रेफरी कौन है मेंस वर्ल्ड कप में, याद रखिएगा स्टेफनी फ्रेपार्ट। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो है यहाँ पे भारत को जो मिले हैं रेमिटेंस की बात हो रही है। ठीक है, सो 2022 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में जो रेमिटेंस आया है 2022
2022 में वो लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर है। सो भारत जो है चाइना और मैक्सिको और फिलीपाइंस के बाद जो है भारत के अंदर जो रेमिटेंस है वो डे बाय डे जो है बढ़ रहा है। ठीक है, सो याद रखना है कि इस बार जो भारत का रेमिटेंस है 2022 के अंदर ये 100 बिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है। तो याद रखना है कि विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत को 2022 में जो रेमिटेंस मिलेगा वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगा। ठीक है, सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमने एक क्विक तरीके से रिवाइज की है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और राइट स्मार्ट हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अभी के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।